उस कंपनी में जो है ना वो उसने 24 महीने काम किया होगा, तो वो लोग ये वीज़ा लेने के अहल होंगे। और ये लोग वो होंगे जो 6 जो भी इंडस्ट्री यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएंगे, जिसमें पूरी सनत भी आती है और इल्बन शे जो भी आती है, ये वो लोग होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। पहले दोस्तों, आज की मेरी वीडियो 2023 में ई9 वर्क वीज़े के हवाले से जो पॉलिसी तब्दील होने जा रही है उस बारे में है। और ख़ास तौर पर वो लोग जिनका वीज़ा पहला वीज़ा लेकर ख़त्म करके दूसरे वीज़े के लिए, या जिन लोगों को एक मरतबा ई9 का तीसरी मरतबा वीज़ा मिलने का चांस होगा, उस बारे में है। पहले दोस्तों, जिस तरह 2022 का आज आखिरी दिन है यानी कि 31 दिसंबर है, तो कल से 2023 की जो 1 जनवरी है वो शुरू हो जाएगी। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा अपना लाजमी मुहासबा करें कि हम दुनिया की जो दौड़ है, दुनिया में रहते हुए जो पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं, इस पैसे को हम अपने आखरत के लिए कितना इस्तेमाल करते हैं, जो हमें दुनिया में रहते हुए आखरत में जाकर फ़ायदा देगा। थोड़ा सा अपना मुहासबा करें तो अपना ज़मीर और आपका जहन और आपका ख़याल आपको खुद इस बात की आवाज़ देगा कि आपका जो सौदा है दुनिया में रहते हुए आखरत के लिहाज से कितना आप सस्ता और कितना आप महंगा कर रहे हैं, कि आप उसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। कोरिया में जिस तरह मौसम बदलता जाता है, लोग बदलते जाते हैं, हर चीज़ की बदलने की मौसम होती है, लेकिन हालात की भी कोई मौसम नहीं होती और इंसान के भी बदलने की कोई मौसम नहीं होती। लेकिन इसी तरह कोरिया में भी जो अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए पॉलिसीज़ होती हैं, उनको भी ये दिन ब दिन तब्दील करते जाते हैं, ताकि दूसरे लोगों को जितना भी फ़ायदा हो उससे ज़्यादा इन लोगों के अपने कंट्रीज़ को फ़ायदा हो। तो इसके लिए जो 2023 में ई9 वर्कर्स की जो नई पॉलिसी बनने जा रही है, जो कि तकरीबन अब 60% प्लस से जो बात बिल्कुल पॉजिटिव हो चुकी है, यानी कि यही बातें होंगी, थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग हो सकती है, वरना इसी को आप एक तरह से मुकम्मल तौर पर ऐसा ही समझें। जो कुछ इबहाम है वो सामने आ जाएंगे। वो कुछ इस तरह से है कि आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 2 दिनों से 29 और 28 को आप जो खोयंग नदम्बो की वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाकर इस चीज़ को अपलोड जो की गई है पॉलिसी, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने प्रेस रिलीज़ की, फिर वही खबर खोयंग नदम्बो के पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये तकरीबन 25 से 28 सफ़ात पर मुश्तमिल एक कानून में तब्दीली के बारे में, जो लेबर ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंसाफ, वजारत मिनिस्ट्री ऑफ इंसाफ है, उन्होंने ये जो बनाई है लेबर मिनिस्ट्री ने, ताकि ये सिफारिशात आगे जाकर असम्बली में पेश होंगी, फिर ये कानून की शक्ल इख्तियार करते हुए पूरे मुल्क में ये फॉरनर के लिए लागू हो जाएंगे। कोरिया में तकरीबन 23 लाख के करीब फॉरनर लोग रहते हैं, जिनमें लीगल्स और इनलीगल भी हैं। और उसमें से तकरीबन सुनने में आया कि अथेंटिक बात नहीं है कि 5 लाख के करीब ई9 वर्क वीज़े पर भी लोग मौजूद हैं, जो कि काफ़ी अरसे से ये कॉन्ट्रैक्ट चला आ रहा है। जो कि 16 ममालिक के लोग इस कंट्री में अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है वो आ रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी बनने जा रही है, जिसका हतमी फैसला असम्बली में या उसके बाद जब बिल पास होगा उस वक्त होगा, उसका यही है कि जो 10 साल का वीज़ा, जो लोग पहला वीज़ा 4 साल 10 महीने और जो अगला 4 साल 10 महीने, जो कि टोटल 9 साल 8 महीने हो जाएंगे, तो जो ये वीज़ा ख़त्म करेंगे तो उनको आगे वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि बाद वक़्त ऐसा होता है कि इंसान की अपनी प्लानिंग थोड़ी होती है, पैसे सेविंग नहीं करता, वो या तो जीवन में चला जाता है या इनलीगल हो जाता है। इस चीज़ को रोकने के लिए, और जिस मालिक के पास वो काम कर रहा होता है उस मालिक को वो बंदा ज़रूरत होता है, तो उस मालिक की मजबूरी को भी ख़त्म करने के लिए, दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा देने के लिए ये एक तीसरा रास्ता निकाला जा रहा है, जिसे आप ई9 का तीसरा वीज़ा कह सकते हैं। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिस वजह से ये पॉलिसी बनने जा रही है कि जहां पर लोग ई7 वीज़ा नहीं ले पाते या कुछ ले लेते हैं और जिन लोगों को नहीं मिल पाता, तो उसके लिए ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपके जब 2 वीज़े कंप्लीट हो जाएंगे तो आगे आपको जो तीसरा वीज़ा मिलेगा उस बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपको वो 2 साल का देते हैं या 3 साल का देते हैं या आपको 5 साल का देते हैं। लेकिन आपको यही ध्यान में रखें कि आपको जो वीज़ा आगे मिलेगा वो 2-3 साल से कम नहीं हो सकता।
اور اس کے بعد جب اس کے لیے جو انہوں نے مختلف شرائط اور کنڈیشن رکھی ہیں بالکل آسان اور بالکل سمپل ہیں، تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے کہ جب خاص طور پر یہ سمجھ لیں کہ یہ پالیسی اس بندے کو زیادہ فائدہ دے گی جو ریٹرنیز لوگ ہیں، جو کمیٹڈ ورکر ہیں، یا جو لوگ کمپنیاں چھوڑ کے جاتے ہیں دوبارہ امتحان دے کر جو کوریا میں آتے ہیں، ان کو لیے یہ سنہری موقع ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بھی سنہری موقع ہوگا جو لوگ کوریا میں رہتے ہوئے اپنی سیونگ وغیرہ نہیں کر پاتے۔ تو جو بندہ اپنے دوسرے ویزے میں یعنی کہ 30 مہینے کم از کم آخری کمپنی میں جو کام کیا ہوگا، یا جو ہے نا اگر جب وہ کوریا میں جب وہ اپنے ریٹرنیز ٹائم میں دوبارہ دوسرے ویزے پر جب کوریا میں آیا ہوگا اور اس کمپنی میں جو ہے نا وہ اس نے 24 مہینے کام کیا ہوگا، تو وہ لوگ یہ ویزا لینے کے اہل ہوں گے۔ اور یہ لوگ وہ ہوں گے جو جو بھی انڈسٹری یعنی کہ مینوفیکچرنگ میں آ جائیں گے، جس میں پوری صنعت بھی آتی ہے اور علم جو بھی آتی ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو فشنگ ہوگی یا کنسٹرکشن ہوگی یا زراعت ہو گئی، تو ان شعبوں میں بھی جو لوگ آخری جب ان کا دوسرا ٹائم ہوگا دوسرے ویزے کا، اس میں اگر وہ 24 مہینے آخری کام کرتے ہیں ایک ہی کمپنی میں، اور جب وہ آئے تھے تو اس وقت وہ 16 مہینے کام کرتے ہیں، تو ان دونوں شرطوں کو دیکھ کر پھر وہ جو کمپنی جس میں کام کر رہے ہوں گے تو وہ مالک انہیں آگے ویزا دینے کا اہل ہوگا۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی تھوڑی ڈاؤٹیبل ہے کہ جو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب آپ ریٹرنی بن کر کوریا میں آتے ہیں اور آپ کا 6 جاب میں 24 مہینے اور فشنگ وغیرہ میں 16 مہینے پہلے بھی کام کیا ہو، تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، کیونکہ یہ دو باتیں آ جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بندہ ریٹرنیز دوبارہ آئے گا وہ بھی کمپنی نہ چھوڑے، اور جب آخری کمپنی میں کام کر رہا ہے تو وہاں پر بھی اسے تقریباً 2.5 سال 30 مہینے کام کرنا ہو، تو پھر وہ ویزا لینے کا اہل ہوگا۔ اس کا کچھ دنوں میں مزید جو ہے نا یہ ڈاؤٹ ہے یہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو لوگ یہاں پر دوسرے ویزے پر ہوں گے جو کہ 9 سال اور 8 مہینے کام کریں گے، یعنی کہ یہ ان لوگوں کے لیے یہ پالیسی ہے، ورنہ جو فریش ابھی آ رہے ہیں یا جو دوسرا ویزا لینے کے لیے جا رہے ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے، یعنی کہ جو اپنا دونوں ویزے کمپلیٹ کریں گے یہ اس پالیسی سے ان لوگوں کو ہی صرف فائدہ ہو سکے گا۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری بات آپ یہ سن رہے ہیں کہ جو 4 سال 10 مہینے کا ویزا ہے وہ اب یہاں کوریا سے لگے گا، وہ بھی اسی پالیسی کا حصہ ہے، کیونکہ یہ پالیسی میں جتنے 25 اور 28 پیجز ہیں اس میں مختلف پالیسیز وغیرہ بنائی گئی ہیں، تو وہ ہر پالیسیز کا ایک اپنا طریقہ ہے، اپنے بارے میں ہے۔ اور جو آپ لوگ ہیں جن لوگوں نے آخری کمپنی میں 1 سال کام کیا اور جو اپنے ملک سے جا کر دوبارہ ویزا لے کر آتے ہیں، کیونکہ امیگریشن میں رش بڑھ جاتا ہے، آج کل دنیا ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے۔ ملیشیا میں شاید آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے، ان کا جو آفس ورک ہوتا ہے وہاں پر خود پیپر کا استعمال نہیں ہوتا، نیٹ پہ کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر کام ہوتا ہے۔ تو ہر کنٹری اپنے آپ کو جدید کرنا چاہتا ہے، اب ویزا اپلائی ہوتا ہے، کاغذ لے کے جاتے ہیں، ٹکٹ ہوتی ہے، پھر دوبارہ آتے ہیں، مالک کا مسئلہ بنتا ہے۔ تو اس پریشانی کو بھی ختم کرنے کے لیے وہ ان لوگوں کو بھی وہ ویزا جو ان لوگوں کا ویزا اسی یہاں کوریا میں ختم ہوگا 4 سال 10 مہینے کا پہلا ویزا، تو ان لوگوں کو بھی 2023 سے یہاں کوریا سے ہی ملے گا۔ اب یہ کب سے ملے گا؟ کچھ دوست ایسے ہیں کہ جو جنوری میں جا رہے ہیں، میرے اپنے قریبی جاننے والے ہیں، تو ان کو ویزا بھی ملا ہوا ہے، لیکن اگر ایسی بات ہوتی، اگر یہ پہلے بات شروع کی ہوتی تو ان لوگوں کو بھی یہاں سے ویزا مل جاتا، لیکن جنوری تک جن لوگوں کے ویزے لگے ہوئے ہیں جو جا رہے ہیں تو اس وقت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ مارچ تک اسمبلی تک جائے گا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ستمبر کے بعد نومبر اکتوبر میں جا کر اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، اور مزید اس میں بھی تھوڑا بہت ٹائم مل جائے گا، یعنی کہ 2023 میں یہ تقریباً 70% یہ جو قانون ہے اس کے چانس لاگو ہونے کے چانسز وغیرہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ جو پالیسی بننے جا رہی ہے اس میں ایک بہت اچھی اور اہم بات وہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں OEC کا جاپان کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے، جس میں وہ لوگ ٹیکنیکل ورکرز یا جنہوں نے 2 سال یا 3 سال یا 1 سال کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے کسی بھی ٹیکنیکل فیلڈ میں، تو وہ سکلڈ ورکر لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس پالیسی میں یہ بات بھی واضح طور پر کی گئی ہے کہ آپ پاکستان OEC کے ساتھ بھی عنقریب آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھی کانٹریکٹ کریں گے کہ جو پاکستان میں سکلڈ ورکر ہیں، جو لوگ
किसी भी काम में माहिर हैं या जो टेक्निकल काम किया हुआ है, तो वो लोग भी वहाँ डायरेक्ट पाकिस्तान से इसी E9 वीज़े के ऊपर लॉन्ग टर्म का वीज़ा लेकर अलहदा से कोरिया में आ सकेंगे। ये जो E9 का जो प्रोसेस है जिसमें लोग अभी आ रहे हैं, ये तो एक नॉन प्रोफेशनल वीज़ा होता है। अब पाकिस्तान का कोरिया का पाकिस्तान के साथ जो एजेंसीज हैं उसके साथ जो E71 वीज़ा होता है टेक्निकल, वो उससे हट कर होगा। और ये E9 की एक किस्म है, ये भी इसी में है। मैं पेज भी आपके साथ शेयर करता हूँ, आप इसमें मैं खुद भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये भी आने वाले वक्तों में ये मनसूबा है। कोरिया 16 ममालिक में से तकरीबन 2 ममालिक के साथ ये पहले कर भी चुका है, और ये बाकी ममालिक के साथ भी इन चीज़ों को शेयर करके उससे जो टेक्निकल काम लोग जानते हैं उनको डायरेक्ट वहीं से वो कोरिया से पाकिस्तान से या उनके कंट्री से लेगा। और इसमें एक बात ये भी है कि अगर आप इस वीज़े पे इस तरह अप्लाई करते हैं, इस तरह आते हैं, या आप या कोरिया में रहकर अगला अपना वीज़ा लेते हैं, तीसरा वीज़ा, तो इसके लिए आपके 3 लेवल होना लाजमी है। 3 लेवल टॉपिक टेस्ट, यानी कि टॉपिक टेस्ट का टॉपिक 2 का लेवल 1 जो होगा वो तीसरा लेवल होगा, वो पास होना लाजमी है। और अगर आप साबितों का प्रोग्राम करते हैं तो आपका तीसरा लेवल पास किया हुआ होना लाजमी है, या आपका इशू हो। ये नहीं होना कि आपने जाकर ऐसे इम्तिहान दिए और आपका तीसरा लेवल आ गया और आप कहते हैं कि अब मेरा ये तीसरा लेवल बन गया। इस तरह नहीं, आपको क्लास लेनी पड़ेगी और आपको इम्तिहान भी देना पड़ेगा, फिर आप जाकर इस वीज़ा लेने के लिए आप इसके अहल होंगे। और इसके बाद जो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि अगर ये पॉलिसी तब्दील हो जाती है तो जो E7 लोग लेते हैं 5 साल के बाद उसके साथ क्या होगा। तो उनका भी यही है कि अभी जिस तरह कोरोना के वीज़े में लोगों को 1 साल की एक्सटेंशन मिली है, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया और उन लोगों को E7 का वीज़ा मिला है। तो फिलहाल तक यही है कि आप 5 साल लीगल रहे हो तो आप वीज़ा अप्लाई करने के अहल होते हैं। अब जिस तरह ये जो पॉलिसी बनने जा रही है कि लोग जो है ना अपना अगला वीज़ा यहीं पे लगवाएंगे, तो अगर आप अपनी कोरियन लैंग्वेज स्टडी अभी से शुरू कर देते हैं तो जब आप अगला वीज़ा लेंगे तो आप उसमें भी आप लेने के अहल होंगे। फिल वक्त तक तो यही है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि इसमें भी कुछ तब्दीली करेंगे, क्योंकि अगर इस तरह करते हैं फिर तो ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इसके बारे में अभी फिल वक्त कुछ कहना नामुमकिन है। और इसके अलावा इसमें एक अहम बात यह भी है कि जो लोग कंपनियां आके छोड़ देते हैं उनके लिए ये एक समझ लें कि ये सुनहरी मौका है। जो हमारे दोस्त नए आ रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो कंपनियां ना छोड़ें। कोरिया में आपको लॉन्ग टर्म रहने का चांस मिलता है। 1 साल में जो लोग आप 3 कंपनियां या 5 कंपनियां छोड़ते हैं तो उससे आपको जो नुकसान होगा, आपका फ्यूचर लाजमी तौर पर तबाह होगा। जितना आप एक तरह से कमिटेड वर्कर बनकर रहेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अब इसी पॉलिसी में ये मेरी अपनी राय है कि ये भी तब्दीली हो सकती है कि हम ये तीसरा वीज़ा उन्हीं लोगों को देंगे जो लोग कमिटेड वर्कर हों, यानी कि जिन्होंने 9 साल 8 महीने एक ही कंपनी में काम किया। इस तरह भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन कंपनी ना छोड़ने में ही आपको फ़ायदा है। जहाँ पर काम कर रहे हैं थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करें, कुव्वत बर्दाश्त को अपने बढ़ाएं, हालात को देखें। कुछ ज़्यादा सीरियस इशू है तो डायरेक्ट मालिक से बात करें, लेकिन बिला वजह छांग उतार कर ऐसे देकर फैक्ट्री छोड़ देना नामुमकिन से अच्छी बात नहीं होती। और इससे हमारे मुल्क पाकिस्तान के कोटे पर और नए आने वाले लोगों पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और नए देखा जाए तो एक तरह से नए लोगों के लिए ये एक खुश आइंदे बात नहीं है, क्योंकि इससे जो रिटर्नीज लोग हैं, कमिटेड वर्कर हैं, उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये जो पॉलिसी है ये फरवरी अभी तक इनका ऐलान किया गया है, मिनिस्ट्री खोयंग नदम्बो ने किया है। तो इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता असम्बली में जाएगी, जो कि फरवरी मार्च तक जाएगी। वहाँ से फिर इसके ऊपर जो बहस वगैरह कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ आगे पीछे कर के ये तकरीबन सितंबर के बाद आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर आप लोगों को वाज़ह तौर पर इसकी जो शक्ल है वो नज़र आ जाएगी। इसमें स्टूडेंट के बारे में भी है और इसके अलावा मुख्तलिफ और टॉपिक भी हैं। तो मैं और अमजद भाई इसके ऊपर हम मज़ीद रिसर्च करके उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ताकि जो E9 जो स्टूडेंट D10 वीज़े पर हैं उनको जो मौका देने जा रहे हैं, उनके लिए जो वीज़ा शुरू करने जा रहे हैं, तो उनको भी इससे भी फ़ायदा हो सके। इस बारे में अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप खोयंग नदम्बो की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, और HRD के इस दिए हुए नंबर पर भी कॉल करके उनसे भी आप मज़ीद मालूमात जो आपको दरकार हो वो लेना चाहें तो ले सकते हैं।
آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں، اور اگر آپ پرانے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ جتنی اچھی اور صحیح انفارمیشن آپ کے ذریعے آپ کے دوستوں پاکستانیوں کو ملے گی تو اس طرح ہمارے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔